राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक मोहम्मद फैज खान का ताज़ा मामला हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बना हुआ है। मार्च 2026 में उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने कहा कि मुसलमान तब तक सुरक्षित रहते हैं जब हिंदू बहुसंख्यक होते हैं, इसलिए अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक होने की वजह से ही मुसलमान बिना डर के रमज़ान का रोज़ा रख पाते हैं और नमाज पढ़ पाते हैं। उन्होंने इस दौरान मुस्लिम बहुल देशों में होने वाली अशांति का जिक्र किया और भारत की शांति की तुलना की। यह बयान उनके सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो गया। इसके अलावा वे वंदे मातरम गाने पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि वंदे मातरम गाने से ईमान मजबूत होता है और जन्मभूमि को भारत माँ कहने में कोई गलत बात नहीं है। वे अक्सर AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ मुस्लिम नेताओं की आलोचना करते हैं। फैज खान गौ सेवा, राष्ट्रवाद और हिंदू मुस्लिम सद्भाव के काम करते रहते हैं। उनका पूरा जीवन हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने में बीता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके जीवन के बारे में। आपको बता दें कि मोहम्मद फैज खान का जन्म 10 जुलाई 1980 को छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में हुआ। उनका घर रायपुर के नया पारा इलाके में मौजूद है। बचपन से ही वे रायपुर में रहते आए हैं। उनके माता और पिता सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में छात्रों को पढ़ाया करते थे। उनका परिवार बहुत साधारण था। घर में शिक्षा का माहौल था। फैज खान का पूरा बचपन रायपुर में ही बीता। वे कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने अलग अलग धर्म के लोगों के साथ रहना और खेलना सीखा। उनके परिवार के सभी सदस्य शांति से रहते थे। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी और इंसानियत के गुण भी सिखाए। उनके परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है क्योंकि वे अपने निजी जीवन को प्राइवेट ही रखते हैं। उनके किसी भाई बहन की कोई खास डिटेल सामने नहीं आई है। उनका परिवार छोटा और काफ़ी साधारण है। रायपुर के लोग उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर जानते हैं। बचपन में वे खेलकूद भी किया करते थे, लेकिन पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे। अगर उनकी शिक्षा को लेकर बात की जाए तो आपको बता दें कि फैज खान की शुरुआती पढ़ाई रायपुर के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में हुई। यह स्कूल हिंदू संस्कृति के माहौल वाला था, लेकिन वहाँ सामान्य विषय ही पढ़ाए जाते थे। स्कूल के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन करवाया। उन्होंने राजनीति विज्ञान से डबल MA किया। कुछ जगहों पर यह भी बताया गया है कि उन्होंने हिंदी साहित्य में भी MA किया है। बाद में उन्होंने राजनीति विज्ञान में MPhil भी पूरा किया। स्कूल और कॉलेज के समय में वे काफ़ी अच्छे छात्र थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे रायपुर के सूरजपुर डिग्री कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्रवक्ता बन गए। वहाँ वे छात्रों को पढ़ाते थे। यूँ तो उनकी नौकरी अच्छी चल रही थी, सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी, लेकिन 2012 में उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। 2012 में एक दिन फैज खान ने गिरीश पंकज का लिखा उपन्यास एक गाय की आत्मकथा को पढ़ा। इस किताब ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। किताब पढ़कर उन्हें लगा कि गौ सेवा इंसानियत का सबसे बड़ा काम है। उन्होंने तुरंत अपनी प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी। लाखों रुपए की सरकारी नौकरी छोड़कर वे पूरे समय गौ सेवा के लिए समर्पित हो गए। देखा जाए तो धार्मिक नज़रिए से ये उनका बहुत बड़ा फैसला था। 2012 से पहले वे सिर्फ लेक्चरर थे, लेकिन 2012 के बाद वे गौ कथा वाचक बन गए। 2012 के बाद वे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़ गए। यह संगठन 24 दिसंबर 2002 को बना था। फैज खान गौरक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक बने। वे पूरे देश में घूम घूम कर गौ कथा सुनाते हैं। गौ कथा में वे गौ माता की कहानी बताते हैं। वे कहते हैं कि गौ माता सब धर्मों की माँ है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई, गौ माता सबकी माता है। वे गौ हत्या रोकने के लिए आंदोलन भी करते हैं। इसी के चलते उन्होंने दिल्ली में अनशन भी किया था। 24 जून 2017 को उन्होंने गौ सेवा सद्भावना पदयात्रा शुरू की। इस यात्रा के तहत लेह से कन्याकुमारी तक का रास्ता तय किया गया था। यह यात्रा सिंधु दर्शन उत्सव के मौके पर शुरू हुई। वे 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चले। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले 22 राज्य पार किए और वे हिंदू घरों, मंदिरों और मठों में रुके। लोगों ने उन्हें अपने भाई की तरह अपनाया। उनकी इस यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। यात्रा 28 सितंबर 2018 को कन्याकुमारी पहुंची। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। 15 नवंबर 2018 को उन्होंने दूसरी यात्रा की शुरुआत की। यह अमृतसर से शुरू हुई, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर के बदलाव के कारण समापन वैष्णो देवी में किया। जनवरी 2019 में यात्रा पूरी हुई। कुल मिलाकर वे इस दौरान 14,000 से 15,000 किलोमीटर तक चले। इस यात्रा ने उन्हें पूरे देश में मशहूर कर दिया। 2018-19 के बाद वे और भी ज़्यादा सक्रिय हो गए। उन्होंने अयोध्या वाले राम मंदिर के लिए भी पदयात्रा की। वे छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी गांव की कौशल्या माता मंदिर से मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचे। राम मंदिर पूजन के समय वे वहां मौजूद रहे। वे हनुमान कथा, रामचरितमानस भी सुनाते हैं।
बुरहानपुर जैसे जगहों पर कार्यक्रम करते हैं। 2025 में वे वंदे मातरम को लेकर काफी ज्यादा मुखर होकर बोलते नजर आए। फरवरी 2026 में AIM-PLB ने वंदे मातरम के पूरे 6 छंद गाने का विरोध किया, लेकिन फैज खान ने कहा कि वंदे मातरम गाने से ईमान मजबूत होता है। अपनी जन्मभूमि को भारत माँ कहने में कोई विवाद नहीं है। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ मुस्लिम नेताओं की आलोचना की, कहा कि कुछ नेता मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, और फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी सवाल उठा दिए। अब ताज़ा मामला 19 मार्च 2026 का है। इस दिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बड़ा बयान दिया। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने कहा कि मुसलमान तब तक सुरक्षित हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए अपने हिंदू भाइयों का सम्मान करो। भारत में हिंदू बहुसंख्यक होने की वजह से मुसलमान बिना डर के रोजा रखते हैं और नमाज को पढ़ते हैं। भारत में हिंदू बहुसंख्यक होने की वजह से मुसलमान बिना डर के रोजा रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं। मुस्लिम बहुल देशों में अशांति है, लेकिन भारत में शांति है। उनका यह बयान काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई लोग इसे पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे विवादास्पद भी मानते हैं, लेकिन फैज खान कहते हैं कि यह सच्चाई है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनके विवादों की। तो आपको बता दें कि फैज खान के बयानों से कुछ मुस्लिम लोग नाराज हो जाते हैं। उन्हें कुछ लोग हिंदू मुस्लिम या RSS का एजेंट कहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वे सच्चे मुसलमान हैं और भारत माँ के सच्चे बेटे हैं। वे कभी राजनीतिक पार्टी नहीं ज्वाइन करते, सिर्फ राष्ट्रवादी मुस्लिम के तौर पर काम करते हैं। 2025-26 में वक्फ संशोधन बिल, वंदे मातरम और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर उनके बयान काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने रहे। फैज खान का पूरा करियर अब गौकथावाचक, गौसेवक और राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता के रूप में चल रहा है। वे टीवी डिबेट में जाते हैं, गौ सेवा, हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रवाद पर बोलते हुए नजर आते हैं। उनकी जिंदगी से ये सीख मिलती है कि धर्म अलग हो सकता है लेकिन देश एक ही है। वे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाने में लगे हुए हैं। उनकी पदयात्रा, कथा और बयान सब एकता के लिए हैं। रायपुर से शुरू होकर पूरे देश तक उनका असर फैला हुआ है। लोग उन्हें सुनते हैं और फिर उनकी बातों को सोचते हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन ज्यादातर उनका सम्मान ही करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि इंसानियत मेरा मजहब है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए लाखों मुसलमानों को राष्ट्रवाद सिखाते हैं। युवा उनसे प्रभावित होते हैं। वे गौ माता की सेवा करते हैं, गौशालाएं चलाते हैं। लोग उन्हें गौ भक्त मुस्लिम कहते हैं। 24 दिसंबर 2025 को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 23 साल पूरे होने पर उन्होंने बधाई दी। कहा कि संगठन देश के लिए काम करता है। फैज खान की शिक्षा और करियर की कहानी काफी ज्यादा प्रेरणादायक रही है। वे एक प्रोफेसर से गौ सेवक बन गए। 2012 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। सिर्फ एक किताब ने उनका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। आज वे हजारों लोगों को गौकथा सुनाकर सद्भाव फैला रहे हैं। विवादों के बावजूद वे अपने रास्ते पर डटे हुए हैं। ताज़ा बयान ने उन्हें फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया है। कुल मिलाकर फैज खान एक सच्चे देशभक्त हैं। उनका जीवन हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण है। वे गौ सेवा करते हैं और वंदे मातरम गाते हैं और शांति का संदेश देते हैं। उनका पूरा सफर रायपुर से शुरू होकर देश भर तक फैल गया। 10 जुलाई 1980 से लेकर 19 मार्च 2026 तक हर डेट पर उनका काम देश के लिए समर्पित रहा। लोग उन्हें सुनकर सोचते हैं कि वाकई धर्म और देश साथ चल सकते हैं। वे अपने बयानों से हमेशा शांति की बात करते आए हैं। वे मुसलमानों से कहते हैं कि हिंदू भाइयों का सम्मान करो, तब सब सुरक्षित रहेंगे। भारत में रहने का यही तरीका है। फैज खान का काम जारी है। वे अभी भी गौकथा सुनाते हैं, नए कार्यक्रम करते हैं। 2026 में भी वे काफी ज्यादा सक्रिय हैं। उनका संदेश साफ है, देश पहले फिर सब कुछ। अब इस पूरे मामले को लेकर, फैज खान को लेकर और उनकी इस विचारधारा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।